हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई निशांत सिंगला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है डिस्कशन का, वो रखा है भाई, कैश ट्रांजेक्शन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए कैश ट्रांजेक्शन करते समय। पता क्या है कि जनरल सिनेरियो में हम इंडियंस कैश से बड़ा प्यार करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन से बड़ा प्यार करते हैं। कैश लेना देना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। बैंक से ट्रांजेक्शन करने में थोड़ी सी झिझक है, कतराते हैं कि भाई अकाउंट देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और ट्रेसिंग हो जाएगी। तो कैश से बड़ा लोगों को लगाव है, लेकिन ये लगाव कभी कभी आपको कुछ महंगा भी पड़ सकता है। तो तो ये जो कैश ट्रांजेक्शन हैं, इनके इनको करने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि ये जो हम डिस्कशन आज करने वाले हैं, ये एक जनरल डिस्कशन होगी। ज़्यादा स्पेसिफिक या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन में हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। तो कैश ट्रांजेक्शन करने से पहले हर एक कैश ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स जरूर होते हैं। तो आपको ट्रांजेक्शन अंडरटेकिंग करने से पहले अपने काउंसिल से, अपने सीए से या अपने एडवोकेट से जरूर उनकी सलाह लें कि जी मैं ये ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ, इसका कोई एडवर्स इम्प्लीकेशन तो नहीं होगा। ये आप सलाह जरूर ले लें। दूसरी बात, हम यहाँ पे आज सिर्फ कैश की बात करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के माध्यम से जो भी की गई है, उनके बारे में यहाँ पर कोई भी बात आज हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन चेक से करी है या ऑनलाइन ट्रांसफर से कोई ट्रांजेक्शन करी है, जैसे एनईएफटी या आरटीजीएस, इन सब से कोई बात नहीं होगी। आज हमारा फोकस रहेगा सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर। इसके अलावा एक बात ये आती है, कैश ट्रांजेक्शन के दौरान कैश ट्रांजेक्शन करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है 1% भी कैश ट्रांजेक्शन करने में, बशर्ते आपके पास उसका प्रॉपर सोर्स होना चाहिए कि वो कैश आपके पास कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से आया वो कैश आपके पास। जिस कैश को आप फर्दर अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो आपने बैंक से निकाला है, क्या वो आपके बिजनेस से जनरेट हुआ है, कहाँ से आया है, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सब क्लैरिफिकेशंस हैं जो हमने आपको बताई। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और इससे पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देते रहें और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हमने एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा हुआ है। जैसे कि पहला जो पार्ट होगा हमारा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि बैंक में कैश डिपॉजिट करने की क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग बात कर लेंगे कि लोन कितना दे सकते हैं या लोन कितना ले सकते हैं इन कैश। तीसरे पार्ट में हम लोग बात कर लेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो ट्रांजेक्शन हैं, लैंड सेल परचेज की जो ट्रांजेक्शन हैं, इनमें कितना कैश का चलन हम लोग कर सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। चौथे पार्ट में हम लोग बात कर लेंगे कि सेल और परचेज, जो बिजनेसमैन होता है, जनरल बिजनेसमैन, आप कोई भी व्यवसाय लगा लीजिए, शॉपकीपर से लेके बड़े बिजनेसमैन तक हम लोग कवर कर लेंगे कि उनके लिए क्या लिमिटेशन है सेल इन कैश, परचेज इन कैश, या हम कहें कि एक्सपेंसेस इन कैश। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा मिसलेनियस का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैश रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं गिफ्ट के केस में, गिफ्ट लेने और देने के केस में क्या कैश की रिस्ट्रिक्शंस हैं, और डोनेशन हम लोग कितना कर सकते हैं कैश में। इसके अलावा एलआईसी प्रीमियम पेमेंट की बात हो या मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट की बात हो, कितनी हम लोग इन कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब हमारा एक इस डिस्कशन का सारा पार्ट रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से, यानी कि हम लोग बैंक में कितना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। जनरली काफी लोगों की ये क्वेरीज होती है कि भाई हम क्या लिमिटेशन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि कितना कैश हम लोग जमा कराएं। देखिए, लिमिटेशन तो हम लोग नहीं कहेंगे कि लिमिटेशन क्या है, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रिकॉशन जरूर उन्होंने दी हुई है कि प्रिकॉशन आपको क्या अडॉप्ट करनी है बैंक में कैश जमा कराने के लिए। अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश जमा करा रहे हैं तो सेविंग अकाउंट के लिए लिमिट जो सेट की गई है 1 साल के लिए, वो है 10 लाख रुपए की। यानी कि अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा इन कैश डिपॉजिट करते हैं, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके पैन नंबर को, आपके अकाउंट डिटेल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करता है। क्या
कि जी इसमें ये पैन नंबर है, ये इस पर्सन का अकाउंट डिटेल है और इसमें ये कैश ट्रांजेक्शन या ये कैश डिपॉजिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ इंक्वायरी करता है अपने लेवल पे, जैसे कि वो आपकी प्रीवियस आईटीआर को देख सकता है कि आपकी प्रीवियस आईटीआर में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन पहले से मौजूद है या नहीं, और वो आपकी करंट ईयर की यानी कि जिस साल में आपने वो ट्रांजेक्शन कंडक्ट करी, वो कैश डिपॉजिट करा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेट करेगा कि आप पहले आईटीआर फाइल कर दें। हो सकता है आप उस कैश डिपॉजिट को अपने आईटीआर में शो कर दें तो इनकम टैक्स सेटिस्फाई हो जाएगा और हो सकता है कि वो आपको नोटिस ना भेज दे। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने वो डिटेल, वो जो कैश डिपॉजिट करा है आपने 10 लाख रुपए और से ज्यादा का, उसकी डिटेल आपने अपनी आईटीआर में मेंशन नहीं की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि ये कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कंडक्ट हुई हैं, तो वो आपको एक नोटिस उस आधार पे भेज सकते हैं। तो आप कैश जब भी जमा कराएं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, जब आपके पास लेजिटिमेट सोर्स हो उस कैश का और आप उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाए कि भाई ये कैश मेरे पास कहां से आया, कहां से मैंने ये कैश जमा कराया है। तो ये तो बात हुई सेविंग बैंक अकाउंट को लेके कि 10 लाख रुपए की लिमिट एक साल के लिए दी हुई है। दूसरी बात आती है करंट अकाउंट में डिपॉजिट को लेकर। करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट की सीमा है वो है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए से अगर आप कम जमा कराते हैं करंट अकाउंट में, बैंक वाले रिपोर्ट नहीं करेंगे इनकम टैक्स वालों को। लेकिन अगर आप एक साल के अंदर करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराते हैं, तो फिर से वही बात आ जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, सॉरी, जो बैंक ऑफिशियल्स हैं, वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देंगे आपका पैन नंबर, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, और वो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रोल आएगा कि वो इस ट्रांजेक्शन को कैसे ट्रीट करता है। और कैश, क्या कोई कैश विड्रॉल की भी लिमिट है? जी हाँ, कैश विड्रॉल की भी करंट अकाउंट में लिमिट दी गई है 50 लाख रुपए की, वो भी सेम लिमिट है। 50 लाख रुपए से अगर आप ज्यादा विड्रॉल करते हैं तो भी बैंक वाले इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ये बात एक मैं बार बार इस चीज को जोड़ दूंगा कि जब भी हम कैश विड्रॉल या डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो एक बात बार बार आती है कि भाई सोर्स होना अनिवार्य है। अगर आपके पास उस चीज का सोर्स नहीं है तो आप किसी मुसीबत में, अगर कोई इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आता है तो उसमें कोई मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस चीज को लाइटली ऐसा ना हो कि आपके पास एकदम से कहीं से कैश आया और वो आपने सीधा उठा के अकाउंट में डाल दिया, ऐसा आप ना करें। इसके बाद बात आती है कि कई लोग क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कैश में करते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, काफी सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड एक साथ लिए होते हैं और वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टेंडेंसी है उनकी एक हो गई है कि भाई कैश में जमा कर देते हैं। तो एक बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की पेमेंट की है एक साल के अंदर कैश में, तो वो बैंक जिसने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ है, वो बैंक इनकम टैक्स वालों को रिपोर्ट कर देगा कि जी इस पैन नंबर से ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, इसमें इतने की ट्रांजेक्शन हुई है। और वो अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए एक साल के अंदर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की कैश में, और आपकी जो आईटीआर फाइल हो रही है पहले वो हो रही है 2 लाख 3 लाख इस टाइप से फाइल हो रही है, तो तुरंत एक इनकम टैक्स वालों को एक मैसेज मिलता है कि भाई इसकी पर्सन की जो आईटीआर है वो इसकी स्पेंडिंग से मेल नहीं खाती है। तो ये जो पर्सन है जो क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर रहा है, इसके पास कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम है अदर सोर्स से, जो कि ये पर्सन अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। तो उस आदमी को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, किसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर आपको करनी है तो आप बैंकिंग चैनल से ही कीजिए ताकि आप सेफ रहें। तो ये तो बात हुई बैंक में डिपॉजिट को लेकर। काफी सारे लोग इस पे क्वेरीज करते हैं, तो ये बात हमने पहले इस वीडियो में रखी हुई है कि बैंक में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कैश में लोन का कितना लेन देन कर सकते हैं। लोन का अगर हम लेते हैं लोन, तो यहाँ से हम बैंक से लोन लेने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बैंक तो कभी आपको कैश में लोन देता नहीं है, वो तो आपके अकाउंट में ही डालता है या सीधा जिससे आप परचेज कर रहे होते हैं उसको उसके अकाउंट में डालता है। यहाँ पे हम जो लोन लेने की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अगर आप किसी अपने जैसे रिलेटिव से आपने कोई लोन लिया, किसी के अपने अपने फ्रेंड से कोई लोन लिया, किसी जानकार से कोई लोन लिया, उस लोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो आपको लोन लेना है वो 20,000 रुपए तक आप एक साल के अंदर एक पर्सन से ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। अगर उससे ज्यादा आप उस पर्सन से लोन लेते हैं कैश में, तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द लोन, जितने का आपने लोन लिया है उतने की आपको पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। इंडिविजुअल एक आदमी जो ये है वो कह सकता है कि जी सपोज करो मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैंने जिससे लोन लिया वो भी एक इंडिविजुअल है, और मैंने उससे 1 लाख रुपए कैश ले लिए, सपोज कीजिए 7 दिनों के लिए मैंने उससे कैश ले लिया 1 लाख रुपए का। अब भाई इनकम टैक्स वाले को क्या पता कि मैंने इससे 1 लाख रुपए का कैश लिया है, मेरी बुक्स तो कोई है नहीं, तो कैसे पता लगेगा?
देखिए यहाँ पे हम सिर्फ एक इंडिविजुअल को कवर नहीं कर रहे, यहाँ पे जो कैश लोन लेने वाला है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो एक कंपनी भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल ले लें कि एक कंपनी का डायरेक्टर कंपनी कंपनी रन कर रहे हैं और उनको एक अर्जेंट लोन की रिक्वायरमेंट हुई, तो डायरेक्टर साहब ने अपने किसी रिलेटिव को फोन किया कि जी साहब 1 लाख रुपए की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और आप 1 लाख रुपए हमें कैश में भेज दीजिए, और उनको वो लोन रिसीव भी हो गया। उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया कि भाई ये पकड़ 1 लाख रुपए का पैकेट, इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दे और काम चला अपना। तो वो जो एंट्री कैश में रिकॉर्ड हो गई आपकी बुक्स में, वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है जब आपकी ऑडिट होगी। तो ये बात ध्यान रखें कि 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश में लोन अलाउड बिल्कुल नहीं है। अब जब लोन ले लिया तो लोन देने की भी बात आती है, लोन रिपे करने की बात आती है। तो भाई लोन में रिपे कितना कर सकता हूँ कैश में? देखिए जो लोन रिपे करने की लिमिट है वो भी आपकी 20,000 रुपए की लिमिट है। मैं 20,000 रुपए से ज्यादा इन कैश रिपे नहीं कर सकता, अदर देन बैंक। बैंक में तो कर सकता हूँ, अदर देन जैसे कि डायरेक्टर साहब ने मान लीजिए वो लोन कैश में ना लेकर मान लो बैंक से एंट्री आरटीजीएस के थ्रू या एनईएफटी के थ्रू वो एंट्री मंगाई होती, और जब लोन रिपे करने की बारी आई है तो वो कहते हैं कि जी आप कैश में ले लीजिए। तो वो जो 1 लाख रुपए उनको कैश में देना है वो 1 लाख रुपए कैश में नहीं दे सकते, खाली 20,000 तक ही बोलते हैं कैश में। अब बात करते हैं कि अगर सपोज कीजिए लोन मैंने बैंक से लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ तो क्या मैं उस लोन को इन कैश पे कर सकता हूँ? जी हाँ, आपने अगर बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन को आप कैश में रिपे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात आती है घूम फिर के कि जी आपके पास सोर्स होना चाहिए। ये बात मैं आपको रिपीटेड करता रहूंगा, क्योंकि ताकि ये बात हमारा ना एक माइंडसेट ऐसा होता है कि कोई बात हमें पता लगी कि भी कर सकते हैं तो हम तुरंत कर देंगे। अब ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप उसको गांठ बांध लें कि भी सोर्स होगा तो ही करना है, सोर्स नहीं होगा तो नहीं करना है। सोर्स है आपके पास तो जरूर आप अपना लोन जो चुकता कर सकते हैं बैंक के साथ, वो आप कैश में पे कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात आती है, सपोज कीजिए आपने लोन लिया हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, एनबीएफसी से, या फिर जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे टाटा कैपिटल फाइनेंस से आपने लोन लिया हुआ है, या आपने रिलायंस कैपिटल से लोन लिया हुआ है, आदित्य बिरला से आपने लोन लिया हुआ है। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, एग्जांपल कि भाई बैंक नहीं है लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक प्राइवेट लैंडर है जो कि आपको लोन दे रहे हैं। तो क्या मैं इन लोगों के साथ जो मेरा लोन चल रहा है, जैसे कि इंडिया बुल्स है, इन लोगों के साथ अगर मेरा कोई लोन चल रहा है तो क्या उस लोन को मैं कैश में पे कर सकता हूँ? आप तो पे कर, और आपके पास सोर्स भी है, आप तो पे कर सकते हो, आप ऑफर कर सकते हो पे करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है वो इम्पोज की गई है लेंडर के ऊपर कि आप जो रिसीव करोगे वो 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते फॉर द ईच इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट के लिए उनके लिए लिमिट है 2 लाख रुपए की, वरना उनके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। अगर आपके सब एग्जांपल ले लेते हैं, इन टेबल से कोई आपका लोन चल रहा है और आपकी जो इंस्टॉलमेंट है मंथली वो 3 लाख रुपए की है, आप उसको, आपके पास सोर्स है, लेजिटिमेट सोर्स है, और आप उस कैश को ले जाके इंडिया बुल्स से कहते हैं कि ये लीजिए मेरी इंस्टॉलमेंट 3 लाख रुपए की, ये पकड़िए। तो इंडिया बुल्स वाले आपको मना कर देंगे कि जी आप, हम 2 लाख रुपए से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वरना हमारे ऊपर पेनल्टी प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो वो आपको बाय बैंक ही पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये कह सकते हो कि आपकी इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख रुपए की है तो आप उसको 1.5 लाख, अगले महीने फिर 1.5 लाख, अगले महीने फिर 1.5 लाख, इस तरीके से कैश में पे कर सकते हो। तो ये बात हो गई लोन की रिपेमेंट के बारे में। अब हम अपने तीसरे फेज में चलते हैं कि सेल परचेज हम लोग जो करते हैं जनरली वो कितनी कर सकते हैं कैश में। देखिए इसमें एक सेक्शन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 269 ST। ये कहता है, इसकी तीन कंडीशन, ये कहता है कि भाई कोई भी पर्सन जो चाहे सेल कर रहा है या कोई भी पर्सन 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता इन कैश। इसकी तीन कंडीशन दी हुई है कि सिंगल पर्सन सिंगल डे 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता। मैं एक पर्सन, मैंने किसी अदर पर्सन से एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। दूसरी कंडीशन, किसी एक ट्रांजैक्शन के बदले में, किसी एक ट्रांजैक्शन के बदले में मैं 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रिसीव कर सकता। तीसरी कंडीशन, किसी इवेंट है, मान लीजिए कोई इवेंट है या कोई ओकेजन है, उसमें काफी सारे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हैं उस इवेंट को पूरा करने के लिए, तो उन सारे ट्रांजेक्शन को मिला के 2 लाख रुपए से ज्यादा मैं रिसीव नहीं कर सकता। अब इन तीनों कंडीशंस को हम लोग एज ए एग्जांपल एक समझ सकते हैं कि जो पहली कंडीशन है, कि जो पहली कंडीशन है कि मैं एक सिंगल पर्सन से एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकता। मैंने सपोज कीजिए किसी पर्सन को
गुड सोल्ड करे और मैंने उसको 3 इनवॉइसेस दिए हुए हैं 1 लाख ईच, अलग अलग डेट के इनवॉइसेस हैं और 1 लाख 1 लाख 1 लाख ईच के इनवॉइसेस हैं। और वो जो बायर है मुझको ऑफर करता है कि जी मैं आपको ये 3 लाख रुपए की पेमेंट कैश में कर देता हूँ, एक साथ आ जाता हूँ और आपको 3 लाख रुपए कैश में दे देता हूँ। तो यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि जी वो बायर जो एक है और मैं एज ए इंडिविजुअल 1 पर्सन, तो मैं उससे एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकता। मैं उसे कह सकता हूँ कि आप अलग अलग दिन पे आके मुझे इन बिलों के भुगतान कर सकते हो। लेकिन थोड़ा इनप्रैक्टिकल हो जाता है वो प्रैक्टिकल सिनेरियो में कि भाई एक आदमी जो पेमेंट करने के लिए तैयार बैठा है, अब वो बार बार पेमेंट करने के लिए तो शायद नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इसलिए ये जो प्रावधान है इसलिए एप्लीकेबल किया गया है कि भाई वो आदमी 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता। दूसरी जो कंडीशन है कि एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में मैं 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता। मैंने कोई इनवॉइस रेज किया, सपोज कीजिए 3 लाख रुपए का, और जो बायर है वो कहता है कि जी 2 लाख रुपए आप, या सपोज करो 2.5 लाख रुपए आप कैश में ले लो, 50,000 रुपए मेरे मैं क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट कर देता हूँ हैंड टू हैंड, क्योंकि मैं 2.5 लाख रुपए कैश में लाइन लेके आया था और बैंकिंग चैनल मेरे पास कोई है नहीं, तो आप रिसीव कर लीजिए। तो आप वो जो एज ए रिसीवर, एज ए सेलर, आप उस पेमेंट को रिसीव नहीं कर सकते। आप उनसे कहेंगे कि जी आप मेरे को, मैं आपसे 2 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसको आपने देखा भी होगा कि अगर जैसे हम बड़े-बड़े एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी परचेज़ करने के लिए गए, कोई कार परचेज़ करने के लिए गए, तो वहाँ पे भी वो लोग कुछ एक इन्फॉर्मेशन लगा के रखते हैं, जैसे बिलिंग काउंटर पे इन्फॉर्मेशन लगा के रखते हैं कि वी डू नॉट एक्सेप्ट कैश मोर देन 2 लाख रुपीज़। ऐसे ही हॉस्पिटल वगैरह में अगर हम जाते हैं तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन लगा के रखते हैं कि वी आल्सो डू नॉट एक्सेप्ट कैश इन मोर देन 2 लाख रुपीज़। तो वो इसी प्रोविज़न के कारण है। उनको लेने वाले के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट नहीं ले सकते। तीसरी कंडीशन आती है कि एक इवेंट या एक ओकेजन में जो भी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, उन सबको मिलाकर उन सबको मिलाकर उन सबको मिलाकर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का मैं कैश नहीं ले सकता। सपोज कीजिए मैंने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसमें 10th फ्लोर की एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है और जो बिलिंग सिस्टम हमने रखा है अपना, वो रखा है कि हर एक जैसे-जैसे एक फ्लोर बनता जाएगा उसकी बिलिंग होती जाएगी। तो ये एक ओकेजन है कि एक पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है 10 फ्लोर्स की, और ट्रांजैक्शन कितनी हो गई इसमें, 10 ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि मैं अपनी बिलिंग इशू करता रहूंगा हर एक फ्लोर के कंप्लीट होने पे। तो इन जो सारी 10 ट्रांजैक्शन होंगी, इनके बदले में भी सारी ट्रांजैक्शन को मिलाकर भी 2 लाख रुपए से ज्यादा मैं रिसीव नहीं कर सकता। देखिए अगर हम इन नटशेल बात करें तो इनकम टैक्स ने ये सारे बातें ध्यान में रखी हुई हैं और उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाया हुआ है कि घूम फिर के आदमी 2 लाख रुपए ना ले ले। तो आपको एक मोटी बात याद रखनी है कि 2 लाख रुपए आपको रिसीव नहीं करने हैं सिंगल पर्सन से सिंगल डे में और एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में, या फिर एक जो ओकेजन हुआ है, इवेंट हुआ है, उसकी सारी ट्रांजैक्शन को मिला के। ये तो बात हुई सेल की कि भाई सेल का कितना रिसीव कर सकते हैं। दूसरी बात आती है हम परचेज कितना कर सकते हैं या हम लोग एक्सपेंस कितना कर सकते हैं कैश के अंदर। तो इसमें दो केस आते हैं। एक तो वो केस आते हैं जिनका टैक्स ऑडिट होता है, यानी कि जिनके अकाउंट्स ऑडिट के लिए लायबल होते हैं, और दूसरे वो केस आते हैं जिनके अकाउंट्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं होते। तो जिनके अकाउंट्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं होते, छोटे व्यापारी जो हैं, वो कैश में परचेज कर सकते हैं, कैश में एक्सपेंस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बशर्ते उनके पास कैश का सोर्स होना चाहिए कि वो कैश आया कहाँ से। लेकिन इसमें एक आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो रिसीवर है जिसको आप कैश पेमेंट ऑफर कर रहे हैं कि साहब ये लीजिए 5 लाख रुपए और आप मेरे को 5 लाख रुपए का माल दे दीजिए, तो वो जो रिसीवर है वो आपको मना कर सकता है कि जी साहब मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इनकम टैक्स ने, मैं 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकता। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पेयर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिसीव करने वाले के ऊपर है उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो आपसे अगर मना कर देगा तो आप पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी जनरली सी बात है, अगर हम वैसे देखें तो 2 लाख रुपए की लिमिट ही एप्लीकेबल हो जाती है। और जिन लोगों की टैक्स ऑडिट होती है, जिनके अकाउंट्स टैक्स ऑडिट के लिए लायबल होते हैं, उन लोगों के लिए तो बड़ी कम लिमिट रखी गई है ताकि वो कैश ट्रांजैक्शन करे ही ना। एक छोटी सी उनके लिए लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है 10,000 रुपए की, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हो या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हो। आप 10,000 रुपए से ज्यादा इन कैश पेमेंट नहीं कर सकते, वरना तो क्या होगा,
वो एक्सपेंस जो आपने किया है, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है तो वो एक्सपेंस आपका एक्सपेंस में काउंट करेगा ही नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि जी आपने 15,000 रुपए या 20,000 रुपए कैश में पेमेंट की है, क्योंकि ये कैश पेमेंट एक्सीड 10,000 रुपीज है, इसलिए वो आपको इस एक्सपेंस का जो बेनिफिट है वो नहीं देंगे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है, आपने कोई सपोज कीजिए 4 लाख रुपए की मशीन लिया है कैश में, तो जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलना है वो आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं टैक्स ऑडिट के अंदर। तो ये तो बात हुई परचेज सेल के बारे में। इसके बाद एट द एंड हम अपने वीडियो के अगर एंड में आ गए हैं, लास्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं मिसलेनियस का, जिसमें कि एक आता है कि हम गिफ्ट कितना रिसीव कर सकते हैं। गिफ्ट का जो टॉपिक है वो बड़ा लोगों को काफी एक उनकी जिज्ञासा रहती है जानने के बारे में कि भाई हम कितना गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं अपने रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से। तो गिफ्ट के संदर्भ में ये बात है कि जी देखो यहाँ पे भी 2 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होती है लेने वाले के ऊपर। लेने वाले के ऊपर तो हर केस में 2 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या वो सैलरीड आदमी हो या वो एक नॉर्मल पर्सन हो, कुछ भी ना करता हो। 2 लाख रुपए की लिमिट तो इनकम टैक्स ने हर किसी के लिए बात ये आती है रिलेटिव और नॉन रिलेटिव की कि अगर तो मेरे को कोई गिफ्ट रिसीव होता है फ्रॉम द रिलेटिव, रिलेटिव कौन कौन कवर होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल अगर हम ले तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ ताई चाची, मामा मामी, हमारे सिस्टर या ब्रदर इन लॉ, इस टाइप से जो है वो सारे रिलेटिव इसमें कवर होते हैं। उनसे अगर कोई हमें गिफ्ट मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अगर वो गिफ्ट आपने इन कैश रिसीव करा है 2 लाख रुपए से ज्यादा का, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। जो रिसीवर है उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, जितना अमाउंट उसने गिफ्ट लिया है उतने अमाउंट तक। और उसके अलावा आपसे जब इंक्वायरी होगी, जो रिसीवर है उससे जब इंक्वायरी होगी तो डेफिनेटली पेयर से भी पूछा जाएगा कि जी जो डोनर है उसके पास कैश का सोर्स कहाँ से था, वो पूछताछ उसी से होगी। इनकम टैक्स वाले आपसे उनका पैन नंबर मांगेंगे, उनकी आईटी वगैरह मांगेंगे, तो उसके बेस पे वो पूछताछ उनसे करेंगे। और अगर बात करते हैं कि गिफ्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम द नॉन रिलेटिव, एज ए फ्रेंड, फ्रेंड से गिफ्ट कोई रिसीव हुआ है, उस केस में क्या लिमिट एप्लीकेबल होगी। उस केस में ये होता है कि इन एग्रीगेट अगर मेरे पास 50,000 रुपए से ज्यादा कैश आया है तो सारा का सारा उठा के टैक्सेबल हो जाता है। यानी कि जैसे सपोज कीजिए किसी पर्सन का बर्थडे था और उस बर्थडे पार्टी में उसके 50 फ्रेंड्स या 20 फ्रेंड्स शामिल हुए और सारा मिला के कैश उसके पास 1 लाख रुपए कैश आ गया, तो क्योंकि वो कैश जो रिसीव हुआ है वो फ्रॉम ए नॉन रिलेटिव उसको रिसीव हुआ है, तो और वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है, तो वो सारा का सारा 1 लाख रुपए कैश उसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगेगी, किससे कम है 3 लाख रुपए हो जाता है। तो यहाँ पे दो बातें होंगी, एक तो उसका टैक्सेबिलिटी तो होगी, बट सिंस ही हैज रिसीव्ड इन एक्सेस 2 लाख रुपीज, उसने 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश रिसीव कर लिया, तो वहां पे पेनल्टी प्रोविजन भी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये बात तो हुई गिफ्ट को लेकर। अब कुछ छोटे से टॉपिक हैं, जैसे कि लास्ट में आता है आपका डोनेशन कितना हम कैश में दे सकते हैं। आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन करना चाहते हैं या किसी रिलीजियस प्लेस में डोनेशन करना चाहते हैं, जो आप किसी मंदिर में मस्जिद में वगैरह में आपको कोई डोनेशन करना चाहते हैं, तो कैश में कितना डोनेशन कर सकते हैं ताकि आपको एटीजी की जो डिडक्शन है वो आपको अलाउड रहे। वो लिमिट इन्होंने सेट कर रखी है 2,000 रुपए की। 2,000 रुपए तक अगर आप उसको 2,000 रुपए इन कैश, 2,000 रुपए से अगर आप कैश में ज्यादा पे करेंगे, 2,000 रुपए से ज्यादा अगर आप कैश में पे करेंगे तो आपको 80G की डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको बैंकिंग से ही अपना डोनेशन करना चाहिए। जैसे कि आजकल तो बड़ी अच्छी फैसिलिटीज आ गई हैं ऑनलाइन पेमेंट की, भीम यूपीआई ऐप हो गया है या पेटीएम या फोन पे, बड़े डिजिटली प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे आप तुरंत अपने आप अगर आपको डोनेशन करना है तो स्कैन कीजिए क्यूआर कोड वगैरह और पेमेंट कीजिए। तो आप उन माध्यमों को अपनाइए। सरकार का भी यही उद्देश्य है कि कैश का जितना से कम इकोनॉमी में इस्तेमाल हो उतना अच्छा। इसीलिए सरकार ने कैश ट्रांजेक्शन को लेकर बैंकों में कुछ फीस को भी बढ़ा दिया है, यानी कि डिपॉजिट करने पे कुछ फीस है या निकालने पे भी कुछ फीस है, ताकि लोग बाग कैश ट्रांजेक्शन के प्रति कम आकर्षित हों और बैंकिंग चैनल से पेमेंट या रिसिप्ट को ज्यादा अपनाएं। एक छोटी सी बात और आती है कि जी एलआईसी वगैरह या मेडिक्लेम वगैरह हम कितनी पेमेंट कर सकते हैं कैश में। देखिए इनकम टैक्स एक्ट ने तो इसमें कोई लिमिट सेट नहीं की, लेकिन आईआरडीए की लिमिट है 50,000 रुपए की। वो लोग 50,000 रुपए से ज्यादा एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इन कैश, इन कैश। और दूसरी बात मेडिक्लेम के संदर्भ में तो ये बात आती है कि अगर आपने
5,000 रुपए भी पे करे हैं मेडिक्लेम में इन कैश, तो आपको डिडक्शन 80D की जो डिडक्शन मिलती है वो मिलेगी ही नहीं। मेडिक्लेम तो आपको प्योरली बैंकिंग चैनल से ही पे करना पड़ेगा, सो दैट आप एलिजिबल रहें 80D की डिडक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक थे, जनरल टॉपिक थे, जिनके ऊपर हमने एक डिस्कशन रखा आप लोगों के साथ, और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये डिस्कशन करके। अगर आपकी कोई इस मैटर में कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है associates.ngr@gmail.com। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, associates.ngr@gmail.com। इसके अलावा हम इससे रिलेटेड एक राइटअप भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंड कर देंगे, ताकि आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ। उसको पढ़ के आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी। और फ्रेंड्स, अगेन ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको रिसीव हो, इसके लिए हमारे चैनल को, कंसल्ट कॉर्नर को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एंड अब कुछ क्वेरीज ले लेते हैं चैट में, जैसे कि Fireplay can we receive the payment ₹2 lakh or more once in a year or many transaction? 2 लाख रुपए की आप ले सकते हैं, एक साल की ट्रांजेक्शन, ये लिमिट एक साल की नहीं है, अलग अलग ट्रांजेक्शन की लिमिट है। आपने पर्सन ए को 2 लाख रुपए का बिल करा, पर्सन बी को 2 लाख रुपए का बिल करा, पर्सन सी को 3 लाख रुपए का बिल करा, वो तीनों एक साथ आ गए, ए बी और सी एक दिन आ गए पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ये तीनों अलग अलग पर्सन है, तो वो उन तीनों से मैं 2-2 लाख रुपए रिसीव कर सकता हूँ। If we generate bill of rupees 3 lakh and he has paid rupees 1.5 lakh in a year in cash and rupees in cash next year, is it? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो कैश है आपका 1.5 लाख रुपए एक दिन आ गया, 1.5 लाख रुपए सपोज की नेक्स्ट ईयर आ गया, क्योंकि ये जो कैश आपने रिसीव करा है, ये एक ट्रांजेक्शन के लिए रिसीव करा है, एक सेल बिल के अगेंस्ट में आपने रिसीव करा है, तो ये आप नहीं कर सकते। देखिए, इनकम टैक्स वालों ने भी बड़ा सोच समझ के इन सारे सिनेरियोज को अपने माइंड में रखते हुए ये सब प्रोविजंस निकाले हैं, ताकि लोग बाग ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट ना कर लें कि कहीं से कोई लूप होल ना निकाल लें। तो वो जैसे आपने लिखा हुआ है 1.5 लाख इन ए ईयर एंड 1.5 लाख इन नेक्स्ट ईयर, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो ये प्रोविजन का वायलेशन होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपको अपनी मेल आईडी और अपना ये जो इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंड कर देंगे एट द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड